हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एकदम मस्त, जबरदस्त और बोले तो झकास। आज फिर से मैं लेकर आ गया एक फिजिक्स का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कूलाम के नियम को अच्छे से पढ़ाई किया था, फिर हमने कूलाम के नियम को सदिश निरूपण के बारे में अच्छे से जाना था, बिल्कुल वैसे ही अध्यारोपण सिद्धांत को बिल्कुल धूम मचाते हुए सीखेंगे। ओके, तो चलिए देर करते करते वीडियो स्टार्ट। पहले हम समझेंगे कि जो हमारा अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसको हम क्यों पढ़ेंगे, किस लिए इसको बनाया गया। हमेशा जब मैं कभी भी किसी लोग को पढ़ाता हूं आपके सामने, चाहे कूलाम का नियम था, चाहे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण था, तो मैंने स्टार्टिंग में यही कहा आपसे कि पहले भी जानो कि इसको बनाया क्यों गया है, क्या इसका फिजिक्स में यूज है। अगर क्या क्यों रटने थोड़ी हमारे यार। मान लो कि आपको कोई सवाल दे दिया जाए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस चीज को क्यों बनाया गया है, आप न्यूमेरिकल्स भी नहीं लगा पाओगे। क्यों? न्यूमेरिकल्स में सिचुएशन को देखकर हम उसमें फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं, उस नियम को यूज करते हैं। ओके, तो चलिए सीखते पहले इसको फ्लो में कि क्या क्या होता है इसमें, क्यों बनाया गया इसको बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ा। ओके, चलिए चलो बच्चों, पहले मानो एक निकाय। चलो सर, हमने एक निकाय ले ली, हमने एक निकाय ले लिया सर। अब बात करूं इस निकाय पर, अब हम देखेंगे आवेशों की संख्या। ओके सर, क्या देखेंगे? आवेशों की क्या देखेंगे बाबू? सर संख्या देखेंगे। बहुत बढ़िया, आपने इस निकाय पर आवेशों की संख्या काउंट करना स्टार्ट किया। ठीक है सर, जब आपने देखा कि सर इस निकाय पर केवल दो आवेश हो, पहला कंडीशन, जब निकाय पर कुल कितने आवेश हो? दो आवेश हो, तो मुझे बताओ कि वहां पर क्या होगा। तो सर जहां पर दो आवेश होता है उसके कारण वैद्युत बल, यानी कि उनके बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या कार्य करता है? वैद्युत बल कार्य करता है। और बताओ बाबू, इस वैद्युत बल का परिणाम को ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर सर इस वैद्युत बल का मान ज्ञात करना हो, परिणाम ज्ञात करना हो, तो हमको आपने पढ़ाया था कूलाम का नियम। वाह वाह वाह, यानी कि इसका परिणाम करने के लिए हम क्या करते हैं बाबू? सर कूलाम के नियम का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बात आपको समझ में आई थी? यस सर, कि अगर किसी निकाय पर सर केवल दो आवेश होगा तो उनके बीच में बल कार्य करेगा, उस बल का परिणाम ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर मुझे इसकी दिशा ज्ञात करना हो तो अगर हमको दिशा ज्ञात करना है इसका, वो भी आपने मुझे सिखा रखा है। क्या सिखा रखा हूं कि सर जब हमको किसी भी वैद्युत बल की दिशा ज्ञात करनी होती है तो वहां पर हम एक नियम का यूज करते हैं। कौन सा नियम बाबू? कूलाम के सदिश निरूपण का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, सदिश निरूपण का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर हमने दो बात सीख लिया दो वीडियो में, कि अगर हमको दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल ज्ञात करना होगा तो कूलाम का नियम यूज कर लेंगे, और अगर हमको इस बल का दिशा ज्ञात करना होगा तो हम कूलाम के सदिश निरूपण वाले नियम का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारा यहां से आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? अब मान लो बाबू उस निकाय पर दो आवेश ना होकर दो से अधिक आवेश दिया हो और पूछा जाए कि मुझे बताओ कि उस निकाय पर किसी एक आवेश पर कुल कितना बल काम करेगा, तो कैसे ज्ञात करोगे? तो सर हम क्या करेंगे? सर वहां पर हम कूलाम का नियम लगाएंगे? नहीं, यही तो आपको नहीं करना है। क्यों सर, क्यों नहीं करेंगे? अरे बाबू अब देखो, यहां पर आपका कूलाम का नियम कहां लग रहा है? जब केवल दो आवेश है। मतलब कूलाम का नियम एक बार में केवल दो आवेशों के बीच में ही बल को ज्ञात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 आवेश ले लिए और सोचे कि हम कूलाम के नियम से सारे आवेशों के कारण बल का मान निकाल लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो इसीलिए वहां पर एक नया सिद्धांत बनाया गया, एक नया सिद्धांत दिया गया, एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। पहले समझो क्या कि अगर निकाय पर आवेश की संख्या कितनी हो सर, 2 से अधिक, कितनी होगी, 2 से अधिक होगी, तब उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत को उन्होंने क्या बोला, उस सिद्धांत का नाम बोला गया भाई बाबू क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। अच्छा सर ये है सिद्धांत? हाँ, अध्यारोपण का सिद्धांत यही है। अच्छा सर, मतलब निकाय पर सर बहुत ज्यादा आवेश दिया होगा सर, मतलब 2 से ज्यादा आवेश दिया होगा, और उसमें से किसी एक आवेश पर मुझे कुल परिणामी वैद्युत बल निकालना होगा। तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। हाँ, अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आया। लेकिन सर ये बताइए, पूछिए कि सर इस नियम के द्वारा हम कैसे एक आवेश पर परिणामी बल निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं अभी इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहां पे समझो कि कैसे निकाल सकते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा अगर मुझे किसी एक आवेश पर कुल परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान दो, अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा किसी एक आवेश पर कुल परिणामी वैद्युत बल का जो मान होता है वो शेष आवेश, यानी कि एक के अलावा छोटे जितने बाकी आवेश बच गए, यानी कि शेष आवेशों द्वारा लगाया गया वैद्युत बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा सर, अब समझ में आ गया हमको कि क्या होता है। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई 5 आवेश है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर बल निकालना होगा, तो शेष चारों आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास 5 आवेश है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और क्या Q5 है। तो अगर हमको इस आवेश पर निकालना है क्या, नेट फोर्स निकालना है, परिणामी बल निकालना है, तो हम देखेंगे पहले कि Q2 इस पर कितना बल लगा रहा है, तो आपने माना F2। Q3 कितना बल लगा रहा है, आपने बोला सर F3। Q4 कितना बल लगा रहा है, आपने बोला सर F4। Q5 कितना बल लगा रहा है, आपने बोला सर F5। अब आप क्या करोगे, इनको सदिश रूप में जोड़ दो, सदिश योग कर दो, और सदिश योग करने के बाद जो मान आएगा वही मान हमारा क्या कहलाएगा, इस आवेश पर कुल परिणामी वैद्युत बल कहलाएगा। आई बात समझ? ओके सर। इसको तो आपने क्या देखा सर, हमने ये देखा कि अगर निकाय पर 2 आवेश होंगे तो उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं, और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम कूलाम के सदिश निरूपण का प्रयोग करते हैं, नियम का प्रयोग कर लेते हैं। और अगर इस निकाय पर 2 से अधिक आवेश होते हैं, तो उसमें से एक आवेश पर कुल परिणामी वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए
वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को क्यों दिया गया? क्योंकि सर कूलॉम के नियम से एक बार में केवल दो बिंदु आवेशों के बीच में ही बल ज्ञात कर सकते थे, इसलिए उनकी सीमा से बाहर था, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत बोला गया। इस सिद्धांत में अगर मुझे एक आवेश पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना होगा तो देखेंगे कि शेष आवेश के कुल वैद्युत बलों का सदिश योग जितना होगा वही उस आवेश पर कुल परिणामी वैद्युत बल कहलाएगा। जैसे यहां पर हमने 5 आवेश दिया था, हमने सभी के द्वारा Q1 पर क्या निकाला? वैद्युत बल निकाला, और वैद्युत बल निकालकर इनका हमने क्या किया? सदिश योग किया। तो सदिश योग करने के बाद जो मान आया वही मान इस Q1 पर कुल परिणामी वैद्युत बल हो गया। ओके, इसको नोट करिए। दिल मेरा तो दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आही भरते हैं और भरते पपार होते हैं। बाबू अभी आपने क्या सीखा फ्लो चार्ट से कि सर कैसे हम इसका यूज करेंगे और कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे। अब तो दिमाग में आ गया होगा ना कि सवाल में जब सर एक से ज्यादा आवेश दिया होगा और वहां परिणामी बल पूछेगा तो सर हम अध्यारोपण सिद्धांत लगाएंगे। अगर 2 आवेश दिया होगा वहां बल पूछेगा तो कूलॉम के नियम लगाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम बाबू क्या करेंगे, देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत और करेंगे उसको प्रूव। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं और उसका नियम क्या उसको देखते हैं, फिर उसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। ओके ओके सर, सबसे पहले मान लो यहां पर कि मान लो मेरे पास वही है 5 आवेश है, एक Q1 है, ठीक है ना, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ठीक। और हमको इस Q1 पर क्या निकालना है? कुल बल निकालना है। एक निकाय आपने मान लिया सर, ये निकाय है मेरा, इस निकाय में 5 आवेश हैं और 5 आवेश में मतलब हमको Q1 पर ऐसे मतलब कैसे आवेश पर सर हमारा सर धनात्मक आवेश है, ठीक है ना, और हमको इस Q1 पर क्या निकालना है? कुल परिणामी बल निकालना है। तो क्या करेंगे? तो सर हम देखेंगे पहले कि Q2 इस पर कितना बल लगा रहा है। हमने माना कि F12 हो गया। Q3 कितना बल लगा रहा है सर? ये आपका F13 हो गया। Q4 कितना बल लगा रहा है? F14 हो गया। Q5 कितना बल लगा रहा है? तो सर F15 हो गया। अब मुझे इस Q1 पर नेट फोर्स निकालना होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए अभी मैंने क्या बताया कि सर बाकी शेष आवेशों द्वारा जो इस पर बल लगाया जा रहा है उनका क्या कर दो? सदिश योग कर दो। तो हमने क्या कर दिया? इसका सदिश योग कर दिया F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15। ऐसे मैंने इनको जब हम इसको सदिश योग में करेंगे तो जो इसका मान होगा वही मान क्या कहलाएगा? इस आवेश पर नेट फोर्स कहलाएगा। नेट फोर्स कहलाएगा, कुल परिणामी बल कहलाएगा। आई बात समझ आया ना? तो चलिए पहले इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। जब किसी निकाय पर दो से अधिक बिंदु आवेश स्थित हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर कुल परिणामी वैद्युत बल से सभी आवेशों द्वारा लगाया गया अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं।
सिद्धांत कहते हैं। तो भाई देख लो फिर से मैंने क्या बताया कि जब किसी निकाय पर दो से अधिक बिंदु आवेश स्थित है, तो कोई निकाय है, इस पर दो से ज्यादा है, 5 आवेश, ठीक है, उनमें से किसी एक आवेश पर, इनमें से हम किसी एक आवेश पर, ठीक है ना, कुल परिणामी वैद्युत बल, यानी कुल परिणामी वैद्युत बल से सभी आवेशों द्वारा लगाया गया अलग अलग वैद्युत बल, तो शेष सभी आवेशों द्वारा लगाया गया अलग अलग वैद्युत बल, ये अलग वैद्युत बल लगा रहा है, ये अलग लगा रहा है, ये अलग लगा रहा है, ये अलग लगा रहा है, वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है, के सदिश योग के क्या है, बराबर होता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इसको ऐसे रखते हैं, एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर एफ 12 प्लस वेक्टर एफ 13 प्लस डॉट 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 प्लस क्या कर देंगे, एक और ले लो, क्या वेक्टर 14 डॉट डॉट वेक्टर 1n। मतलब मैंने माना कि बहुत सारा, ठीक है ना, ये होता है हमारा क्या, ये क्या हमारा, ये हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत। लास्ट में मैं लिख देंगे, यहां पर मैंने 5 आवेश लिया था, यहां पर 5 से ज्यादा आवेश होंगे, समझ में आ रहा है, तब कैसे निकलेगा, तब तो भाई यहां पर हमने यह लिख दिया, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15, कितना भी निकालो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ अध्यारोपण का सिद्धांत, और ये उसको नियम में लिख दिया। अब इस चीज को हम प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे, जी हाँ प्रूफ करूंगा, प्रूफ करूंगा, प्रूफ करूंगा। तो पहले अध्यारोपण रोपण के सिद्धांत का प्रूफ या उपपत्ति लिख सकते हो, करेंगे प्रूफ, इसका प्रूफ करेंगे, जिसके लिए क्या करेंगे, पहले एक्स वाई तल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्स और वाई तल बनाते हैं। चलिए आपको याद होगा क्या सर, अरे कूलाम का सदिश निरूपण नहीं पढ़ाया था, उसमें भी तो एक्स वाई तल लिया था, हाँ सर, यहां लेते हैं बाबू, ये क्या है सर, ये मेरा एक्स है सर, और ये क्या आपका सर, ये मेरा वाई है, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे क्या आपका जी। अब इस पर सर हम 4 बिंदु आवेश मानेंगे, कितना मानेंगे, 4 बिंदु आवेश, एक यहां पर, एक हमने यहां मान लिया, एक हमने यहां मान लिया, और एक हम यहां मान लिया। ओके ओके सर, अब क्या करेंगे, इस पर रखते कौन कौन सा आवेश है, हमने माना प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, हमने ऐसा आवेश मान लिया, ठीक है। तो अब इस बात को पहले लिखते हैं, क्या माना एक सतह वाई तल में, वाई तल में n बिंदु आवेश, धन आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Q1 स्थित है। ओके ओके सर, इसी मैंने वहां किया, इसी मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको इससे मिलाते हैं, मिलाइए सर, चलो इसको हमने इससे मिलाया, ये हमने इससे मिला दिया, ओके, ये इससे देखेंगे दूरी, ओके ओके। अब इसका कुछ नाम, भाई इसकी दूरी क्या होगी, यहाँ ओ से Q1 की दूरी, Q2 की दूरी, क्या क्या होगा, इस चीज को लिखते हैं, ठीक है सर, लिख दीजिए फटाफट। यहां मैंने बोला क्या, O से Qn की दूरी हो जाएगी वेक्टर Rn, ओके, छोटा छोटा लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। और वैसे ही O से Q1 की दूरी वेक्टर R1, ओके। और मैं पूछूं तो Q1 Q3 की, सर वेक्टर R3, कोई बात नहीं, बढ़िया है। और
टू का बताओ सर वेक्टर, क्या लिख दें यहाँ वेक्टर R2। बहुत बढ़िया, ये सब क्या है, इनकी स्थित सदिश है। क्या लिखते क्या लिखते सर, माना Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Qn की स्थिति सदिश क्रमशः क्रमशः क्या क्या है, क्या क्या होने वाला, वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 फिर डॉट वेक्टर Rn है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम Q1 आवेश पर क्या निकालेंगे, वैद्युत बल स्थित है जिसके सदिश है। तो लिखेंगे इस बात को, आवेश Q1 पर कुल परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है सर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फटाफट क्या करेंगे, Q1 पर सबसे देखते जाएंगे। चलो पहले देखते Q2 द्वारा Q1 पर कितना बल काम करेगा। तो देखो भाई Q2 द्वारा, इसको आप ऐसे मिलाओ यहां से, और फिर ये दूरी एक ऐसे सीधे निकालो, यानी कि Q2 द्वारा Q1 पर बल क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा ये वेक्टर F12, दो आवेश के द्वारा पहले आवेश पर बल। ओके ओके सर। वैसे देखो क्या, अब 3 के द्वारा 1 पर, सर 3 के द्वारा 1 पर, हाँ सर ये इधर लगेगा, मतलब इसकी दिशा सर इधर हो जाएगी। ये हो गया, तो क्या हो गया भाई इसकी दिशा, क्या हो जाएगा ये सर, वेक्टर F13। ओके, अब देखें Q1 के द्वारा पर, सर Q1 द्वारा देखेंगे सर, इसको ऐसे पहले ऐसे मिलाते हैं, ऐसे डॉट इसे केंद्र को पहले मिलाते हैं, हाँ सर, और ये दिशा इधर हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, तिरछा हो गया होगा। ओके ओके, इसको क्या लिख देंगे ना भाई, वेक्टर F N1 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ यार, तीसरे आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया, Qn द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ओके, ये सब मैंने सिखाया है, सब मैंने दिखाया है किसके नियम में, कूलाम का सदिश निरूपण जब हम लोगों ने किया था ना, वहां पर एक चीज के बारे में बताया कैसे ये निकला, कैसे निकला है। ठीक है ना, तो पहले आप वो वीडियो देखो, बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट सभी कारण, मतलब Q2 कारण, Q3 कारण, Qn कारण, इसको बल निकालते हैं। ठीक है ना, तो समझ निकालते हैं। पहला Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, तो वेक्टर, तो Q2 के कारण Q1 पर बल, ये वेक्टर 12 बराबर, भाई कूलाम का नियम क्या होता है, 1/2 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, विस्थापन क्या इसके बीच की, सर विस्थापन ये है R21 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा सर एकक सदिश, ये हो जाएगा 21। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सर हमारा Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया कुल वैद्युत बल। बहुत, अब ये क्या है, ये क्या है, ये जो है एकक सदिश है, और ये क्या बता रहा है, वो इसकी दिशा बता रहा है। तो लिख देंगे जहां R21 वेक्टर F12 की दिशा बता रहा हूं। ओके ओके, ऐसे ही हमको 3 के कारण n के कारण निकालना है, तो जगह पर इसको मिटा देते हैं। ये तो नोट कर लिया होगा ना, ठीक। आप लिखेंगे Q3 के कारण, Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल क्या होगा सर, हो जाएगा Q3 के कारण Q1 पर ही हो जाएगा F वेक्टर F13 बराबर
1/4πε0 Q1 Q3, भाई Q1 Q3 अपॉन में विस्थापन क्या है R31 का स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे एकांक सदिश R31। ओके ओके सर, अब मुझे आप बताओ कि जो मैंने कैप R13 लिखा है ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है सर, ये इसकी दिशा बताएगा। क्या बताएगा? इसकी दिशा। तो बार बार लिखेंगे समझ में आपको, ये लिख देता हूं यहां पर, तुम कंफ्यूज हो जाते, जहां कैप R31 F13 की दिशा बता रहा है, ठीक है ना। अब किसके कारण निकालेंगे सर? Qn के कारण। तो Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वेक्टर F1n बराबर 1/4πε0 Qn अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विस्थापन वेक्टर Rn स्क्वायर, यहां पर एकक सदिश हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे आप ये बताओ, जो मैंने कैप Rn1 लिखा हूं ये क्या बता रहा है सर? ये इसकी दिशा बता देंगे, जहां कैप Rn1 वेक्टर F1n की दिशा बता रहा है। मैं बता रहा हूं बार बार से, आपको जब मैंने पढ़ाया था कूलाम्ब का सदिश निरूपण, वहां पर हमने इसके बारे में बहुत डीपली बात किया था। तो आप हर वीडियो में डीपली बात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको टॉपिक भी कवर करना होगा। तो पहले जब स्टार्टअप होता तब वहां पर इतना अच्छे से बताते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ चीजें मिले तो तुरंत कैच कर लो। तो इससे पहले आप जाकर कूलाम्ब के सदिश निरूपण का वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या क्या कर लिया सर? हमने तीनों आवेशों के कारण हम Q1 पर क्या निकाल लिए? अलग अलग बल निकाल लिए। अब मुझे सर क्या निकालना है? Q1 पर परिणामी बल निकालना है, तो निकाल लो भैया। Q1 परिणामी बल क्या हो जाएगा? तो लिखते हैं क्या, वेक्टर F नेट, मतलब परिणामी बल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? क्या था सिद्धांत सर? सिद्धांत सर यही था, और क्या था सर? ये था। और यहां पे क्या हो जाएगा सर? वेक्टर F, ठीक है। अब मान रख दो, काम करता। चलिए सर मान रखते हैं। तो मुझे बताओ इसका मान क्या है? इसका मान ये है सर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर, यहां R21 कैप हो जाएगा, प्लस में इसकी वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर कैप R31 डॉट 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 डॉट, अब प्लस में इसका 1/4πε0 Qn अपॉन में Rn1 स्क्वायर और Rn1 कैप। ये क्या है सर? वेक्टर F नेट निकला। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है सर? कॉमन हमको ये दिख रहा है, ले लो कॉमन। क्या क्या दिख रहा है सर? 1/4πε0 सब में आता है, तो कॉमन ले लो यार। तो F नेट, वेक्टर F नेट बराबर वेक्टर F नेट इज इक्वल टू 1/4πε0, हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा? Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर वेक्टर R21 कैप, सॉरी R21 कैप हो जाएगा, वेक्टर लेंगे यहाँ पर। प्लस में यहां हो जाएगा सर Q1 Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर R31 कैप, फिर प्लस में क्या हो जाएगा सर? Q1 Qn अपॉन में Rn1 का स्क्वायर और Rn1 कैप। ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा नेट फोर्स निकल के आ गया कि Q2 Q3 और Qn के कारण Q1 पर कुल कितना बल काम कर रहा है।
आई होप यहां पर आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हम चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक्स वाई तल ले लिया, हमने सब जैसे मैंने किया सब लिख दिया है। तो हमने क्या लिया, एक्स वाई तल में हमने 4 धन बिंदु आवेश लिया धनात्मक। तो मैंने लिखा कि माना एक्स तथा वाई तल में n बिंदु धनावेश प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn ले लिया। ओके, माना प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉटेड प्लस Qn की स्थिर सदिश क्रमशः वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 डॉटेड वेक्टर Rn है ना। फिर मुझे करना क्या इसमें, तो मैंने लिखा आवेश Q1 पर कुल परिणामी वेरिएबल ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसा बात है। अब हम बारी बारी से हम Q1 पर सभी कारण निकालते हैं बल। तो पहले मैंने Q2 के कारण Q1 बल निकाला तो ये मिला, Q3 कारण इस पर निकाला तो ये मिला, Qn के कारण तो ये मिल गया। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि अगर मान लो मैं Q2 के कारण Q1 पर बल निकाल रहा हूं तो इनके बीच का विस्थापन क्या होगा, तो मैंने देखा R21 हो जाएगा। ये बता रहा डायरेक्शन भी बता रहे भाई, इधर Q2 से Q1 तो Q2 से R21 2 से 1 की तरफ, ऐसे R31 3 से 1 की तरफ, N1 मतलब N से 1 की तरफ। समझ आ रहा है, ऐसे चीजें पूछते हैं। फिर हमने फटाफट तीनों के कारण बल निकाला और तीनों को जोड़ दिया किस सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, उससे एक होगा कि आपको सवाल भी करने में आसानी होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत बार पूछा गया है, 3 समान आवेश Q एक भुजा A वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों A B C पर रखे हैं, शीर्ष C पर रखे आवेश पर कुल बल कितना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, क्या, समबाहु त्रिभुज। चलिए बनाते समबाहु त्रिभुज, एक बनाते हैं समबाहु त्रिभुज में बना दिया। ठीक है ना। यहाँ A है, ये आपका B है और ये क्या आपका C है। ठीक, और बोल रहा है तीनों पर समान आवेश स्थित है, तो हम मानते हैं यहां पर क्या है प्लस Q, यहां पर क्या है सर प्लस Q आवेश, यहां पर भी, यहां पर क्या है सर यहां भी प्लस Q आवेश है, यहां भी क्या है ऐसे लिख दो प्लस Q आवेश यहां पर भी। ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है सर, और बोल रहा है कि समबाहु है मतलब तीनों की भुजाएं क्या है बराबर है। अब भुजा क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये सब कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब 60 अंश ये भी होगा सर, ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर अब मुझे ए के कारण सी पर बल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सर, सी का बल ए बिल्कुल सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा F1 हो जाएगा सर। और अगर मुझे बी से सी को निकालना है तो सर ए चलेगा सर, ये जाएगा बिल्कुल सीधा, ये हो जाएगा F2 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा और कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, क्या सर इनके सर एंगल भी तो बन रहा है, वो एंगल 60 है तो 60 क्यों हुआ सर, ये हमारा शीर्षाभिमुख हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा क्या क्या दिया फटाफट लिख लो, क्या निकालना है वो कर लो, इस सवाल लगा देते हैं फटाफट। ठीक है सर, पहली चीज तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पर, लिख लो कि वेक्टर F1 तथा वेक्टर F2 के बीच का कोण थीटा और कितना दिया है 60 अंश। ठीक है, और कुछ और निकालना क्या है सर, निकालना है C पर परिणामी वैद्युत बल, यानी कि वेक्टर F नेट का सर मान निकालना है। कोई बात नहीं निकल जाएगा, कोई बात नहीं निकल जाएगा, सब निकलेगा। अब इसको निकालने के लिए सब फटाफट करते हैं, F1 F2 का मान निकाल लेते हैं। F1 किसके वजह से, ए के कारण सी पर, लिखते फटाफट ए के कारण सी पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q2 तो Q1 भी Q है Q2 भी Q है, देख लो Q Q अपॉन में
डिस्टेंस r स्क्वायर मतलब दूरी के इनके बीच की सर a है, a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a है भैया। तो बोल सकते हैं कि वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट होगा समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब b के कारण c पर निकालते हैं, लिखते हैं b के कारण c पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा बच्चा, सर वेक्टर F2 हो जाएगा, सही बात, यही वाला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो Q1 भी सर Q दिया है, Q2 भी सर Q दिया है, लिख लो। दूरी क्या है सर a स्क्वायर है, दूरी सर ये दिया है, स्क्वायर हो जाएगा। तो वेक्टर F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों को ध्यान से देखो तो क्या लग रहा है सर ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है सर, बिल्कुल फोटोकॉपी है सर, ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, ये सब सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि F1 जब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या बोल देंगे, वेक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर F2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बराबर, जब ये तो बराबर हो गया यार तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, हाँ सब हो जाएगा। अब मुझे ये चीज निकालना है क्या, सी पर परिणामी बल। हमने सर ए के कारण भी सी पर बल निकाल लिया, बी के कारण भी बल निकाल लिया, अब निकालेंगे कुल बल सी पर क्या होगा। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे अध्यारोपण सिद्धांत से क्या हो जाएगा, एफ नेट। ये तो होता है कि अगर मुझे सी पर परिणामी बल निकालना होता है, किसी भी आवेश पर निकालना है, तो बाकी दोनों आवेश वाले बल को क्या करो, सदिश रूप में जोड़ दो। तो यहां पर वेक्टर एफ नेट का जो परिणामी बल होगा वो कुछ ऐसा होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब थीटा का मान क्या है, 60 अंक है, रख दो। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 अंक। अच्छा एक चीज और देखो क्या सर, F1 F2 बराबर है, तो भाई 2 को चाहे 1 कर लो, चाहे 1 को 2 कर लो। चलो हम 2 का 1 करते हैं, हम 2 का 1 करेंगे। तो F1 का स्क्वायर यहां भी क्या जाएगा सर, F1 का स्क्वायर प्लस 2F1, यहां भी क्या जाएगा F1। अब cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहां पर F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, 2 से 2 ना निकल चला गया, क्या हो जाएगा प्लस में F1 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा √3F1 स्क्वायर, तो स्क्वायर वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो √3F1 हो जाएगा। अब F1 का तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, ये ले लो ना, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, मैं इसको यहां लिखता हूं, क्या यहां लिखता हूं मॉड नेट F बराबर √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन में A स्क्वायर। ये क्या जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा C पर नेट परिणामी बल आ गया। तो आई होप यहां पर आपको अध्यारोपण सिद्धांत और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया समझ में आया होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके बाय बाय।